बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज वीडियो बनाकर आपसे मुखातिब होने का एक मकसद है कि एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है 10 जून 2020 को लाहौर में, जिसमें एक सिविल जज साहिबा ने सेक्शन 228 पाकिस्तान पीनल कोड के तहत एक वकील साहब को 6 माह की सज़ा सुनाई। अब ये अपनी नौइयत का कोई पहला वाक़या नहीं है। हम माजी करीब में इस टेंडेंसी को देखते हैं कि जब भी किसी जगह के ऊपर किसी जज साहब का या जज साहिबा का वकील साहब के साथ किसी चीज़ के ऊपर कोई डिस्प्यूट हुआ है या उसमें कोई ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए हों जो नापसंदीदा अल्फाज तस्वर किए जाते हैं, जो बाज़ औक़ात एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स हो जाता है, तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में एक नॉर्मल प्रैक्टिस और एक टेंडेंसी डेवलप होती जा रही है कि कोर्ट जो है वो सेक्शन 228 में वहीं पर देन एंड देयर की बेसिस के ऊपर वकील साहब को जो है वो सज़ा दे देती है। सेक्शन 228 पाकिस्तान पीनल कोड जो है वो बुनियादी तौर पर जुडिशल प्रोसीडिंग को इंटरप्ट करने और इंटेंशनली कोर्ट को इंसल्ट करने से मुतल्लिक है। अगर कोई भी शख्स जुडिशल प्रोसीडिंग्स को इंटरप्ट करता है या इंटेंशनली उसमें कोर्ट को इंसल्ट करता है, तो ऐसे सर्कमस्टांसिस में कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि कोर्ट उसके खिलाफ प्रोसीड कर सकती है। अब इसका प्रोसीजर क्या है कि ये कैसे उसको प्रोसीड किया जा सकता है, ये प्रोसीजर हमारे पास प्रोवाइडेड है सेक्शन 195 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के। 195 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में कहा गया है कि जब कोई भी ऐसा प्रोसीजर, कोई ऐसे मामलात जो कि 195 के अंदर डिस्क्राइब्ड हैं, उनमें अगर कोर्ट कॉग्निजेंस लेना चाहिए, कोई भी कोर्ट कॉग्निजेंस लेगी तो वो उस कोर्ट की कंप्लेंट के ऊपर कॉग्निजेंस लेगी जो कोर्ट उसमें से एग्रीव्ड कोर्ट होगी, या जिस कोर्ट के सामने कोई भी ऐसा इंसिडेंट जो है वो अकर होगा। हर शख्स जो है वो उसको उन प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट नहीं कर सकता। मेरा मौज़ू बहस बुनियादी तौर पर यह है कि इन बढ़ते हुए वाक़यात में जब कोर्ट वकला साहिबान को मुख्तलिफ मौक़े पर ऐसी सज़ाएँ सुना चुकी है, तो कई सवालात ने इनकी लीगैलिटी और इनके कॉन्स्टिट्यूशनल होने के ऊपर जो है वो हमारे ज़हनों को भी झंझोड़ना शुरू किया है। सबसे पहली चीज़ ये है कि इसका हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट देखते हैं। इन तमाम वाक़यात में ये होता चला आया है कि कोर्ट्स जो हैं वो खुद ही वहाँ पर फैक्ट्स नरेट करते हैं, और फैक्ट्स नरेट करने के बाद कहते हैं कि जी हमने वकील साहब को जो है वो शो काज नोटिस दिया था और वो कोर्ट से चले गए, कमरा अदालत से वो वहाँ से फ़रार हो गए, लिहाजा हमने ये तसव्वुर किया कि उनके पास कहने के लिए या अपने दिफा के लिए कुछ नहीं है, और इससे हम ये समझते हैं कि वो गिल्टी हैं, लिहाजा हम उनको पनिशमेंट अनाउंस करते हैं। ये जो टेंडेंसी है, ये जो प्रैक्टिस है, इसको हम ये समझ सकते हैं कि ये ट्रायल इन एब्सेंशिया की किस्म है। अब ट्रायल इन एब्सेंशिया फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन है, और ये फेयर ट्रायल जो कि आर्टिकल 10A कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में गारंटी किया गया है, उसकी ये वायलेशन। आर्टिकल 10A के साथ साथ आर्टिकल 10A चूँकि ये डिस्क्राइब करता है कि फेयर ट्रायल की अपॉर्चुनिटी जो है वो हर शख्स को मिलनी चाहिए, और फेयर ट्रायल के लिए एक गोल्डन प्रिंसिपल है कि नो वन शैल बी कंडेम्ड अनहर्ड। अब किसी भी शख्स को जब आप अनहर्ड कंडेम करते हैं, यानी उसका आप रिप्लाई नहीं लेते, उससे आप उस चीज़ की एक्सप्लेनेशन नहीं लेते, तो ये इन्फ्रिंजमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट के ज़ुमरे में आता है। इसी तरह हम आर्टिकल 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान को जब देखते हैं, तो आर्टिकल 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान ये कहता है कि हर इंसान को, हर शख्स को कानून के मुताबिक उसके साथ डील किया जाए। उसने जो भी जितना मर्जी बड़ा भी जुर्म क्यों ना किया हो, उसको कानून के मुताबिक ही डील किया जाए। अब जब कानून ये कहता है कि हर शख्स को राइट ऑफ ऑडियंस दिया जाए, और उस राइट ऑफ ऑडियंस के बाद ही उसके मुस्तकबिल का जो है वो कोई ना कोई फ़ैसला किया जाए, तो ऐसे सर्कमस्टांसिस में इस चीज़ को मलहूज़ खातिर रखना इंतहाई ज़रूरी है कि आप उसको एक राइट ऑफ ऑडियंस दें। अब इसी तरह एक सिंध हाई कोर्ट, ऑनरेबल सिंध हाई कोर्ट ने एक जजमेंट पास की जो है 2019 PCRLJ पेज नंबर 841, सिमिलर नेचर का केस है। उस सिमिलर नेचर के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये कहा कि अगर ऐसा कोई मामला था या ऐसा कोई मामला हुआ है, कोर्ट ने ये समझा है कि जुडिशल प्रोसीडिंग को इंटरप्ट किया गया है, तो वकील साहब को एक्सप्लेनेशन देने की इजाज़त दी जानी चाहिए थी,
ताकि फेयर प्रोसेस ऑफ ट्रायल जो है उसको इंश्योर किया जा सकता, जो कि इस केस में नहीं किया गया। इसी तरीके से एक और सवाल भी पैदा होता है कि क्या ऐसे मामलात में जिस कोर्ट के साथ या जिस कोर्ट में ये इंसिडेंट पेश हुआ है, तो उस इंसिडेंट अगर हुआ है उस कोर्ट को ये इख्तियार होना चाहिए कि वो खुद ही प्रोसिक्यूटर बन जाए और खुद ही वो उसका फैसला कर ले। अब ये भी प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के खिलाफ है, क्योंकि नो वन शैल बी अ जज इन इट्स ओन कॉज। अगर आप उसी कोर्ट में ये इंसिडेंट हो रहा है और आप ही उसका फैसला कर रहे हैं, तो फिर ऐसे सर्कमस्टांसिस में प्रिंसिपल ऑफ सेफर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस जो है वो वायलेट होते हैं। इसी तरीके से एक और चीज़ भी हमें सोचनी चाहिए जो इसका बड़ा सोशल एस्पेक्ट है, कि ऐसे मामलात को इसी तरीके से कोर्ट इन अ हेस्टी मैनर अगर डिसाइड करेगी तो इस चीज़ की अप्रीहेंशन मौजूद है, बल्कि उसको तकवीयत मिलती है कि ऐसा हो सकता है कि एक हॉस्टिलिटी डेवलप हो जाए कि अगर आप वकला और कोर्ट जिनका रोज़ाना की बुनियाद पर एक दूसरे के साथ आमना सामना होता है, उसमें कोई भी किस्म का डिस्प्यूट पैदा होगा, कोई भी बात होगी जो कि एक ऑर्डिनरी नेचर की बात है, वकील अपना आर्गूमेंट बाज़ औक़ात देते हुए एम्फेसाइज करता है, और वो ओवर एम्फेसाइज करना बाज़ औक़ात कोर्ट ये समझती है कि कोर्ट के लिए एक इंसल्टिंग एटीट्यूड है। तो ऐसे सर्कमस्टांसिस में एक ऐसे ऐसे टर्मोइल में हम आ सकते हैं कि लोग जो हैं वो बारहा उसी चीज़ को या अदालतें उस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं, तो हमारा जो बैलेंस है बार और बेंच का, उसको भी नुकसान पहुंचने का एक बहुत बड़ा अंदेशा है, जो हमने ऑब्जर्व किया है कि ऐसे मामलात में ये चीज़ें हो रही हैं और हम आहिस्ता आहिस्ता एक हॉस्टिलिटी की फ़िज़ा जो है वो हम डेवलप करते चले जा रहे हैं। सो मेरे नुक्ता नज़र के मुताबिक जो मैंने इस चीज़ को अब तक समझा है कि इसकी कोई जस्टिफिकेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिफिकेशन मौजूद नहीं है कि आप जो फंडामेंटल राइट्स के जो प्रिंसिपल्स हैं या जो फंडामेंटल राइट्स जो हैं इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन हैं, आप उनको ऐसे जो है वो फ्लिम्जी ग्राउंड्स के ऊपर कि जी वो वहाँ से गए हैं और उन्होंने वो वहाँ से फरार हो गए, लिहाजा हमने ये तसव्वुर कर लिया कि वो गिल्टी हैं। सिर्फ किसी वकील का या किसी भी शख्स का कमरा अदालत से चले जाना उसके गिल्ट की एडमिशन नहीं तसव्वुर किया जा सकता। उसके बाद हमने एक और चीज़ भी इसमें देखनी है जो एक बड़ी वाइटल इंपॉर्टेंस की चीज़ है। वो वाइटल इंपॉर्टेंस की चीज़ है क्वांटम ऑफ सेंटेंस। क्या सिविल कोर्ट के पास ये इख्तियार मौजूद है कि वो 228 की प्रोसीडिंग करते हुए जब वो उसको प्रोसिक्यूट करे किसी भी शख्स को अंडर सेक्शन 228, तो क्या वो उसको 6 माह तक की मैक्सिमम पेनल्टी अवॉर्ड कर सकती है? अब जो ऑर्डर मैंने देखा है उस ऑर्डर के मुताबिक कोर्ट ने कहा कि 228 पाकिस्तान पीनल कोड और सेक्शन 476 CRPC के तहत कोर्ट जो है वो 6 माह की कैद और 3,000 रुपया जुर्माना जो है वो अनाउंस कर रही है। अब हम जब 476 CRPC देखते हैं तो 476 CRPC 1B है जो सिविल कोर्ट के इख्तियारात के साथ डील करता है। तो सिविल कोर्ट इसमें क्या पनिशमेंट दे सकती है? मैं एक चीज़ वो आपके सामने पढ़ के आपको सुना देता हूँ कि सेक्शन 476 1B क्या कहते हैं कि सिविल कोर्ट कितनी पनिशमेंट अवॉर्ड कर सकती है। अब ये 1B है, सेंटेंस द ऑफेंडर टू सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 months or to pay fine not exceeding 1,000 rupees or both, if such court be a court of magistrate of first class, a civil court other than a high court, a district court, a court exercising the power of a district court or a revenue court not inferior to the court of the collector। तो ऐसे सर्कमस्टांसिस में कोर्ट के पास तो इख्तियार ही सिर्फ और सिर्फ 3 months की पनिशमेंट का है। तो ये अगर आपने जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट हमने ये तसव्वुर भी कर लिया कि आपने वो तमाम फंडामेंटल राइट्स जो थे उनको आपने पूरा कर लिया है, तो तब भी ये सेंटेंस जो है वो जस्टिफाइड नहीं। इसके साथ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सेक्शन 228 476 1 जो है वो एक जेनेरिक प्रोविजन ऑफ लॉ है जो इन अ सेंस कि वो 195 के अंदर आने वाले तमाम ऑफेंसेस जो हैं 191 195 1A B C उसके अंदर जितने भी ऑफेंसेस हैं वो उनसे रिलेट कर रही है, और उसके अंदर सिर्फ 228 एक ऑफेंस नहीं है, उसके अलावा और दीगर कई ऑफेंसेस हैं। अब उसमें उन्होंने 476 1 में इसको डिस्क्राइब कर दिया है कि सिविल कोर्ट जो पनिशमेंट दे सकती है वो 3 months की पनिशमेंट हो सकती है। लेकिन एक प्रोविजन ऑफ लॉ हमारे पास सेक्शन 480 पाकिस्तान कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर मौजूद है। सेक्शन 480 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो है वो स्पेसिफिकली सेक्शन 228 से डील करती है। अब वो क्या कह रही है उसको भी देखना बड़ा जरूरी है। सेक्शन
480 सीआरपीसी के मुताबिक अगर आपने पनिशमेंट अवॉर्ड करनी है तो आपने जो भी एक्यूज्ड है, वो वकील साहब हों या कोई भी ऑर्डिनरी आदमी हो, जिसके खिलाफ आपने 228 में प्रोसीड करना है, आपने उनको एक फेयर अपॉर्चुनिटी देनी है। उस फेयर अपॉर्चुनिटी में ये मौका देना है कि वो आएँ और एक्सप्लेन करें कि जी उन्होंने ये जो एक्ट किया है वो क्यों किया है और उसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं। बाज़ औक़ात वो मिसअंडरस्टैंडिंग के ज़ुमरे में भी आ सकता है। तो जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो इंटेंशनल इंसल्ट या उस प्रोसेस को जो है वो किसी भी तरीके से जुडिशियल प्रोसीडिंग को इंटरप्ट करने के ज़ुमरे में नहीं आता, क्योंकि लॉ में हमेशा इंटेंशन को देखा जाता है कि आपकी इंटेंशन क्या है। क्या आप इंटेंशनली इंसल्ट कर रहे हैं और उस प्रोसेस को सबटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, या कोई ऐसा मामला हुआ है जिसकी वजह से आप वो काम कर चुके हैं। तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में एक्सप्लेनेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। अब उसमें जो वर्ड लिखा गया है वो वर्ड लिखा गया हुआ है कि टिल द राइजिंग ऑफ कोर्ट, आप उससे जो है वो एक्सप्लेन जो है जो देखेंगे, आप उससे एक्सप्लेनेशन सीख करेंगे, आप उसका इंतज़ार करेंगे कि वो टिल द राइजिंग ऑफ कोर्ट आए। अगर आपने उसको देन एंड देयर की बेसिस के ऊपर भी आप पनिश करना चाहते हैं, सेम डे भी अगर आप उसको पनिश करना चाहते हैं तो आप उसको टिल द राइजिंग ऑफ कोर्ट वेट करेंगे। और उसके साथ साथ उसमें जो पनिशमेंट प्रोवाइड की गई है वो पनिशमेंट सिर्फ और सिर्फ ₹200 फाइन है, और अगर वो इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन जो है वो 1 मंथ सिंपल इम्प्रिजनमेंट है। सो ये मैं पढ़ देता हूं कि वो क्या लिखा हुआ है। उसमें लिखा है कि सेक्शन 480 है, प्रोसीजर इन सर्टन केसेस ऑफ कंटेम्प्ट व्हेन एनी सच ऑफेंस एज इज डिस्क्राइब्ड in section 175, section 178, section 179, section 180 or section 228 of Pakistan Penal Code is committed in view or presence of any civil, criminal or revenue code, the court may cause the offender to be detained in custody at any time before the rising of the court on the same day, may if it thinks fit take cognizance of the offence and sentence the offender to fine not exceeding 200 rupees and in default of payment to simple imprisonment for a term which may extend to 1 month unless such fine be sooner paid। अब इसके मुताबिक ये है कि आप 200 रुपए का सिर्फ फाइन कर सकते हैं, और उसमें भी 1 मंथ इम्प्रिजनमेंट इसलिए है कि अगर आप वो ऑफेंडर जो है जिसको आपने गिल्टी डिक्लेयर किया हुआ है, वो ऑफेंडर जो है वो पनिशमेंट जो है सॉरी जो फाइन की पेनल्टी है वो पे नहीं करता। अगर वो पे कर देता है तो वो हम समझ जानते हैं कि वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो सिर्फ इन डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन जो है उसमें इम्प्रिजनमेंट मौजूद है। तो इसको हम देखते हैं तो इसकी भी हमें प्रेसिडेंट्स जो हैं वो मौजूद हैं। इसमें हम गाइडेंस सीख कर सकते हैं 2015 YLR 2316, इसके साथ साथ 2006 YLR 3067, 2005 MLD 613। ये ऐसी जजमेंट्स हैं जो ऑनरेबल हाई कोर्ट्स ने जो है वो मुख्तलिफ मामलात में ऐसे ही सिमिलर नेचर के केसेस के अंदर ये सारी चीज़ें होल्ड करते हुए इन्होंने कही। इसके अलावा एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंस है, जो लास्ट है, तो मैं समझता हूँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो शायद मैं उनको उस तरीके से अहाता ना कर सकता हूँ, लेकिन जो मैंने अपनी अकल समझ के मुताबिक समझा उसमें से लास्ट एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट है कि फॉर द सेफर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस हमारे पास एक प्रोविजन सेक्शन 476A की सूरत में भी मौजूद है। अब ये प्रोविजन ऑफ लॉ ये कहती है कि अगर आप उसका ट्रायल नहीं करना चाहते हैं, उसको जो एक्ट कोर्ट में हुआ है जिसको हमने एक इलीगल एक्ट और ये तसव्वुर किया है कि इसने कोर्ट को इंसल्ट किया है या इसने कोर्ट को किसी तरीके से जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को इंटरप्ट किया है, तो ऐसे सर्कमस्टांसिस में अगर आप उसको ट्राई नहीं करना चाहते हैं तो आप ऐसा करेंगे कि आप उसकी एक ब्रीफ स्टेटमेंट बनाएंगे, आप उसमें एक एक्यूज का जो है वो रिप्लाई लिखें, और रिप्लाई लिखने के बाद आप उसको रेफर कर दें टू द कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन। कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ दैट पर्टिकुलर केस उस केस को जो है वो डिसाइड कर दे। अब सेफर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के लिए हम ये भी कर सकते हैं कि उस केस को जो है वो उसमें उसके फैक्ट्स लिखे जाएं और उसको भेज दिया जाए कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन के पास, और वो कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन उसका ट्रायल करे और ट्रायल करने के बाद वो उसको डिसाइड कर दे। सो इन नो मैनर ये चीज़ जस्टिफाइड, इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता कि आप कैसे हेस्टी मैनर में विदाउट अडॉप्टिंग द प्रोसीजर, विदाउट अडॉप्टिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ सेफर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल और एक इलीगल ऑर्डर पास करें। यही वजह है कि ऐसे इन प्रिंसिपल्स को वायलेट करने की वजह से हम एक केओस की तरफ बढ़ रहे हैं,
और हम एक ऐसे पॉइंट की तरफ जा रहे हैं जो कि लेटर स्टेज के ऊपर हमें किसी भी सूरत में एक एनकाउंटर की सूरत में सामने आ सकता है, जो हमने अभी ऑब्जर्व किया है कि रिसेंट चंद दिनों के अंदर कि पिछले 10, 11 और 12 में हमें जून में ही हमें इन इंसिडेंट का सामना करना पड़ा है। तो मैं ये समझता हूँ कि कोर्ट्स को ऐसे मामला पे करने के लिए बहुत ज़्यादा मुहतात होना चाहिए, और इसके लिए हमारी सुपीरियर जुडिशरी और इसके साथ हमारे जो बार काउंसिल्स हैं उनको सामने आना चाहिए और इसके हवाले से कुछ बैठकर चीज़ें डिसाइड करनी चाहिए, ताकि इस तरीके की कोई आइंदा सूरत हाल का हमें सामना ना करना पड़े। थैंक यू वेरी मच।